हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलीप सर और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिलीप क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास का मैथ, जिसमें चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिएगा, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, तो इस लॉकडाउन की वजह से आप वीडियो यूट्यूब पर डालिए, जिससे कि हम लोग घर पर बैठकर देख सकें। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का डिमांड था, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को शुरू किया है। और आइए देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए बाबू, सुनिएगा कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला होते हैं। तो आइए भाषा के रूप में दो चार वो पॉइंट को याद रखना जो कि ज़रूरी है एग्जाम के लिए। सबसे पहली बात तो आपको जानना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप किस तरह से होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वह किस तरह से होता है। तो आइए देखते हैं। देखिएगा, व्यापक का मतलब पहचान, जिस तरह से आदमी का पहचान नाम से होता है, तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो देखिए बबुआ, इसमें सबसे पहला चीज़ आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जब भी होगा तो दो समीकरण देगा। पहली बात आपको ये दिमाग में सेट कर लेना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण बाबू जब भी देगा तो दो समीकरण आपको देगा, ये बात की गारंटी है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ जो 10 में पूछा जाता है 5 नंबर का, उसी के लिए वो है ऑब्जेक्टिव में देता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वह सरल रेखा होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है सरल रेखा होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वह एक सरल रेखा होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधि, 5 विधि होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधि है वो 5 विधि है। तो देखिए, ये पांचों विधि में सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 से 3 जो विधि हुई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिएगा, तो पहला है तुलनात्मक विधि, दूसरा है वह लुप्तीकरण विधि, तीसरा है वह ब्रजगुणन विधि, चौथा आपका दे रखा है प्रतिस्थापन विधि, और पांचवा आपका अनुपात निर्णय विधि। तो इसमें आपको देखिए जो इम्पोर्टेंट आपको दे सकता है, तो सबसे जो ज़्यादा बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, वो आपका दिया है ब्रजगुणन विधि, और ये सबसे आसान होता है, बहुत मजा आएगा हम लोग पढ़ेंगे तो देखिएगा। उसके बाद आपको लुप्तीकरण विधि दे सकता है, फिर आपको प्रतिस्थापन दे सकता है, फिर आपको तुलनात्मक दे सकता है। अनुपात निर्णय विधि अभी तक नहीं पूछा गया है। अनुपात निर्णय विधि इसका यूज नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक ना। तो आइए देखिएगा, सबसे पहले नंबर, हाँ एक बात और बोलना चाहेंगे कि सबसे अच्छा से ब्रजगुणन विधि तो देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ज़रूरी है, लेकिन जो ज़्यादा यूज होता है, जो मैक्सिमम विद्यार्थी ज़्यादा जो जिस विधि का यूज करते हैं वो आपका है लुप्तीकरण विधि। सबसे ज़्यादा यूज होता है, चाहे इंटर का फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे 10 क्लास, चाहे 9, चाहे 8 में कहीं भी समीकरण अगर 2 समीकरण मिल जाता है, चाहे आप जनरल तैयारी करते हैं जैसे रेलवे का, एसएससी या बैंकिंग का, तो उसमें आपका होता है लुप्तीकरण विधि का उपयोग ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो आइए हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला विधि जो आपका है तुलनात्मक विधि है, बुआ तुलनात्मक विधि हम लोग सीखेंगे। तो देखिएगा, तुलनात्मक विधि जब भी एग्जाम में आपको कहता है अगर बनाने के लिए, तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि समीकरण एक से भी x का मान निकालिएगा। x या तो बाय कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर x निकालेंगे, ठीक ना। समीकरण एक से भी x का मान निकालिएगा, समीकरण एक से भी x का मान निकालिएगा, समीकरण 2 से भी x का मान निकालिएगा। समीकरण एक से भी x का मान निकालिए, समीकरण 2 से भी x का मान निकालिए। देखिए हम लोग निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से
समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 पहले लिख लीजिए, 2x है अब प्लस आपका 3y है अब बराबर 19। तब 2x बराबर लिखेंगे तो 3 प्लस में हुआ, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 19 अब माइनस 3y। अगर x बराबर निकालेंगे तो 19 अब माइनस 3y अब बटा हो जाएगा 2। ठीक है, फिर इसी प्रकार से समीकरण 2 में भी x का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, जब समीकरण 2 से चलेगा तो यहाँ पर ये 3x अब प्लस आपका 4y अब बराबर 26। तो ये 4y प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर ये 26 अब माइनस 4y। तो ये x बराबर निकालेगा 3 गुना में, ये 3 गुना में उन्हें जाके भाग में होगा, तो 26 अब माइनस 4y बट्टा 3। अब ध्यान दीजिए, अब कहता है कि देखिएगा समीकरण 1 से x का मान निकाले और समीकरण 2 से x का मान। समीकरण 1 से x का मान, यहाँ पर x का मान है इतना, और यहाँ भी समीकरण 2 से भी x का मान है आपका ये वाला। तो नियम कहता है, मैथ में एक नियम होता है कि जब LHS बराबर होता है तो RHS भी बराबर होता है। इसको रटना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा कि मैथ में क्या होता है कि जब LHS बराबर तो RHS भी बराबर होता है। देखिए कैसे कि x बराबर इतना और x बराबर इतना, x बराबर इतना और x बराबर इतना, तो LHS बराबर होता है तो RHS भी आपका बराबर हो जाए। आइए हम लोग इधर हल करते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं कि यहाँ पर 19 अब माइनस 3y अब बट्टा आपका 2 अब बराबर आपका हो जाएगा 26 अब माइनस आपका 4y अब बटा आपका 3। अब देखिए कैलकुलेशन अगर आप नहीं जानते हैं तो जो विद्यार्थी कैलकुलेशन नहीं जानता है तो आप हमेशा कमज़ोर रहिएगा। आपको जिस विद्यार्थी का कैलकुलेशन अच्छा है, जिसे मान लिया बचपन से चाहे 8 क्लास हो, चाहे 7 में पढ़ा हो, चाहे 9 में 10 में, जिसका हम लोग कह सकते हैं कि कैलकुलेशन बढ़िया रहता है तो विद्यार्थी ज़्यादा मजबूत होता है। तो कैलकुलेशन आप तभी सीख सकते हैं जब आप बोर्ड पर देखिएगा, तभी टीचर के द्वारा सीखते हैं। कैलकुलेशन का कोई मतलब कह सकते हैं कि बुक नहीं आता है, ठीक ना। तो आइए कैलकुलेशन आपको सीखना है कि इधर भी भिन्न के रूप में रहेगा बुआ और इधरों भिन्न के रूप में रहेगा, इधर भी भिन्न के रूप में और इधर भी भिन्न के रूप में रहेगा। जब भी ऐसा रहेगा तो तिरछा तिरछी गुना होता, जब भी ऐसा रहेगा तो तिरछा तिरछी गुना होगा। यानी कि 3 को गुना करेंगे एक बार 19 के साथ और 3 को गुना करेंगे एक बार 3 के साथ, 2 को गुना करेंगे एक बार 26 के साथ और 2 को गुना करेंगे एक बार 4 के साथ। तो देखिए 3 19 तिया 57 अब माइनस 3 तिया 9y अब बराबर में 26 दूना के 52 अब माइनस 4 दूना के 8y। अब देखिएगा इसको और इसको देखिए, 9y और 8y दोनों जाते हैं। तो नियम कहता है कि छोटका को बड़का के पास लाइए, छोटका को बड़ा के पास लाइए। तो हम क्या करते हैं कि 8 को 9 देने लाएंगे, तो यहाँ पर माइनस 9y अब प्लस आएगा 8y, क्योंकि इधर माइनस हुआ है ना, प्लस हो जाएगा। चलिए ये वाला हो गया। अब जब 8y को इधर लाए तो 57 उधर जाएगा, 57 को उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 52 अब माइनस 57। तो एगो नियम कहता है कि एगो माइनस में हो और एगो प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा और एक प्लस में रहेगा तो घाटा होगा। घटेगा कैसे, तब बड़का में से छोटका को घटाएंगे। तो 9 में से 8 को घटाएंगे, 9 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 1y। और जे बड़ा होकर चुना तो 8 बड़ा कि 9 बड़ा, तो 9 बड़ा, तो 9 के पहले माइनस थे, हाँ माइनस होगा, लेकिन 1 को नहीं लिखते हुआ हम लोग, 1 को नहीं लिखना, एक ऐसे भी होता है वहाँ पर गुणांक कोई भी